Hello everyone, my name is Yatin Gupta and I welcome you all to my channel Double E Concepts। तो पावर सिस्टम वन की सीरीज़ में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर होता है वो किस तरीके से एक कंपनसेटर का वर्क करता है एक ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर। कैपेसिटर और इंडक्टर किस तरह की रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन करते हैं वो मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। दो तरह की रिएक्टिव पावर्स होती हैं, एक तो होते हैं लैगिंग वॉट्स और एक होते हैं लीडिंग वॉट्स। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर फैक्टर। ओके, तो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा पावर फैक्टर के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी के नियर होने से हमको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को विद द डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर। तो यहाँ पर पहला डेफिनेशन जो कि बहुत ही कॉमन डेफिनेशन होता है पावर फैक्टर का, इट इज़ द cosine of the phase angle difference between the voltage across an element and the current through the same element। सपोज करो कि ये एक नेटवर्क है जिसमें यहाँ पर ये एलिमेंट कनेक्टेड है। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट दिस इज, वी जस्ट नो दैट दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ इट। ओके, तो ये वोल्टेज है इसके अक्रॉस और ये आई करंट इससे फ्लो कर रहा है इसके थ्रू। ठीक है, और इस तरीके से वोल्टेज और करंट का फेजर प्लेस किया गया है। तो पावर फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इट इज द कॉसाइन ऑफ द फेज एंगल। तो कॉस ऑफ फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट एंड करंट थ्रू द सेम एलिमेंट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस और दूसरी चीज इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो इस नेटवर्क में V इज द वोल्टेज अक्रॉस इट, ओके, एंड I इज द करंट। तो इनके जो भी एंगल्स होंगे, जिस एंगल पे ये प्लेस्ड होंगे, वो एंगल हमें यहाँ पर पुट करना है। एंगल एट विच वोल्टेज फेजर इज प्लेस्ड माइनस द एंगल एट विच द करंट फेजर इज प्लेस्ड। तो फेजर डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो रेफरेंस पर है और करंट इस वोल्टेज को फाई एंगल से लीड कर रहा है। सो द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज नथिंग बट फाई। तो यहाँ से पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ऑफ फाई, जहाँ पर कॉस फाई की जो वैल्यू है, पावर फैक्टर की जो वैल्यू है, वो रहेगी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकेंड डेफिनेशन है, द डेफिनेशन 2 इज इट इज द डिग्री टू विच अ गिवन लोड इज मैचिंग विद अ प्योरली रेजिस्टिव लोड। तो टोटल जो है 4 तरह के हमारे यहाँ पर लोड होते हैं। देयर इज अ लिटिल मिस्टेक हियर, दिस इज एक्चुअली 4। द फर्स्ट वन इज आर लोड, द सेकेंड वन इज आर एल लोड, थर्ड वन इज आर सी लोड एंड द फोर्थ वन इज आर एल सी लोड। सो हम पावर फैक्टर किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वी कंपेयर दैट ईच ऑफ दीज 3 लोड्स, आर एल, आर सी एंड आर एल सी, इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? प्योरली रेजिस्टिव लोड के साथ। सो द डिग्री टू विच अ गिवन लोड इज मैचिंग विद अ प्योरली रेजिस्टिव लोड। तो ये जो डेफिनेशन है इसका हम अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एक प्योरली रेजिस्टिव लोड के बारे में। सो फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव लोड द वोल्टेज एंड करंट आर गिवन लाइक दिस। जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस स्मॉल v, इट इज डिफाइंड एज Vm sin ओमेगा t, और जो करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा दैट विल बी Im sin ओमेगा t। तो करंट और वोल्टेज के बीच में कोई किसी भी तरह का फेज डिफरेंस तो होगा नहीं क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, अब इसकी जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो होती है P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, Vm और Im यहाँ पर साथ में आ जाएंगे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी मुझे यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 को मैंने ले लिया Vm Im के नीचे। अब यहाँ से जो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P एवरेज इक्वल टू 1/2 पाई एंड इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई P डी ओमेगा टी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर जब आप इंस्टेंटेनियस पावर का ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट करोगे तो वहाँ से जो P एवरेज की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी Vm Im डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 भी लिख सकता हूँ, और ये जो Vm बाय √2 और Im बाय √2 है दिस इज नथिंग बट दी RMS वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट। तो फाइनली एक प्योरली रेजिस्टिव लोड के केस में जो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है या एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज VRMS इंटू IRMS। तो एक तो ये रिजल्ट हमें यहाँ से मिला। नाउ
The next load that we have here with us is RL load. ओके, तो RL लोड के केस में जो वोल्टेज और करंट होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे. V होगा Vm sin ओमेगा टी एंड I विल बी Im sin ओमेगा टी माइनस फाइव. क्योंकि RL लोड है तो डेफिनेटली जो करंट है वो उसे एक एंगल से लैग करेगा वोल्टेज को. सो दिस फाई इज द एंगल बाय विच दिस करंट इज लैगिंग दिस वोल्टेज. नाउ द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय P इक्वल्स टू V इंटू आई. तो यहाँ से V और I की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे. Vm और Im विल बी placed here, sin omega t will be placed here, and sin omega t minus phi इसको हम expand कर सकते हैं as sin omega t into cos phi minus cos omega t into sin phi. उसके बाद अगर मैं sin omega t वाली टर्म को Vm sin omega t वाली टर्म को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिलेगा. एंड फाइनली sin स्क्वायर ओमेगा t को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2. एंड यहाँ पर इस टर्म के अंदर अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी दिस विल बिकम sin 2 ओमेगा टी. ठीक है, और Vm Im बाई 2 इंटू साइन फाई ये बाहर आ जाएगा. अब Vm Im बाई 2 को मैं VRMS इंटू IRMS लिख सकता हूँ जस्ट द वे वी डिड इट हेयर, राइट. Vm Im बाई 2 कैन बी रिटन एज VRMS इंटू IRMS. और यहाँ पे मैं इस 2 को VMIM के नीचे ले जाके इसको VRMS इंटू IRMS लिख सकता हूँ. और ये जो cos फाई है इसको मैंने इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी बचा मेरे पास 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी. अब जो टर्म्स मैंने यहाँ पर रेड कलर में लिखी हुई हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q. तो यहाँ से जो एवरेज पावर का फॉर्मूला मुझे मिलता है फॉर एन RL लोड दैट विल बी VRMS IRMS इंटू cos ऑफ फाई. सो प्योरली रेजिस्टिव लोड के लिए मेरा एक्टिव पावर का फॉर्मूला हुआ VRMS इंटू IRMS और RL लोड के लिए मेरे पास जो एक्टिव पावर का फॉर्मूला हुआ वो हुआ VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई. अब इन दोनों फॉर्मूलाज के नीचे मैंने दो वेवफॉर्म्स यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं. द फर्स्ट वेवफॉर्म हेयर इज फॉर द R लोड एंड द सेकेंड वेवफॉर्म इज फॉर द RL टाइप ऑफ लोड. अब R लोड के अंदर जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो सेम फेज में होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से वोल्टेज और करंट का फेजर बनेगा, राइट, फ्रॉम 0 टू 2 पाई एक साइनसोइडल वेवफॉर्म बनेगी. और लेट्स जस्ट से कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो PR यानी कि एक्टिव पावर की वैल्यू है वो इस ब्लू लाइन से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि दिस मच ऑफ एक्टिव पावर हेयर द रेजिस्टेंस इज कंज्यूमिंग. ओके, और इन केस ऑफ RL लोड के केस में क्या होगा, जो करंट होगा वो वोल्टेज को फाई से लैग करेगा. तो फाई से लैग करता हुआ मैंने यहाँ पर करंट का फेजर बना दिया. अब देखने पे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो करंट का फेजर है वो करंट की जो वेवफॉर्म है वो वोल्टेज से आगे है, तो एक तरह से वो उसको लीड कर रही होगी. लेकिन जो लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट है वो हम इस चीज़ से बताते हैं कि कौन सी वेवफॉर्म है जो अपना पीक पहले अटेन कर रही है. तो जो अपना पीक पहले अटेन करेगी वो लीड कर रही होगी. तो वोल्टेज अपना पीक इस पॉइंट पे अटेन कर रहा है जबकि जो करंट है वो उसके बाद अपना पीक अटेन कर रहा है. इसका मतलब करंट इज बिहाइंड द वोल्टेज, करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय हाउ मच एंगल, फाई एंगल. तो इस केस में मैं कहता हूं कि जो PRL की वैल्यू है वो इस ब्लू लाइन से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो. और यही हमारे सेकेंड डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन है. द सेकेंड डेफिनेशन वॉज it is the degree to which a given load can be RL, RC or RLC is matching with a purely resistive load. So if when we try to match these two, this is the difference we are getting here, and this ratio of this difference here is these values here is given by the cos phi, which is PRL divided by P of R. तो अगर इस RL लोड के अंदर अगर L की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी करंट वोल्टेज को उतना ही ज़्यादा एंगल से लैग करेगा और cos फाई की वैल्यू उतनी ही कम होगी, जिसकी वजह से जो PRL की वैल्यू है वो और यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी और ये डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा. सो दिस इज वन मोर वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर. सो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विच इज द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ पावर फैक्टर नियर टू यूनिटी. यूनिटी के पास पावर फैक्टर होने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. अगर आपके cos फाई की वैल्यू नियर टू 1 है
तो उससे क्या क्या आपको एडवांटेजेस हो सकते हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज हियर इज हाई पावर फैक्टर लोड ड्रॉज अ लेस करंट कंपेयर टू द लो पावर फैक्टर लोड। अब जो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है P इजिकल टू वी आई कॉस फाइव, वहां से अगर मैं करंट कैलकुलेट करूं तो वो आएगा P अपॉन वी कॉस फाइव। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉस फाइव की जो वैल्यू है वो मैं इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीजिंग फ्रॉम सम 0.2 टू 0.8 और सम 0.4 टू 0.9, तो उस केस में जो करंट की वैल्यू है यहाँ पर वो डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। ओके, तो अगर कम करंट यहाँ पर कंजम्पशन होगा, दैट इज एन एडवांटेज फॉर अस, and this reduction in current will lead to a lower transmission power loss which increases the transmission efficiency। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जितना पावर हमने सेंडिंग एंड पे जनरेट किया उसका कितना पार्ट हमारे रिसीविंग एंड पर हमें मिला। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लॉसेस ज़्यादा होंगे तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। अगर करंट की वैल्यू कम होती है तो अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर लॉसेस हमारे P लॉस की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। एंड द थर्ड थिंग हियर इज reactive power burden on the generators at power plants will decrease as the demand of reactive power will be less। जो लोड कनेक्टेड है रिसीविंग साइड पे, अगर उसका रेजिस्टिव कंटेंट ज़्यादा होगा और उसमें एल एंड सी का कंटेंट अगर कम होगा तो डेफिनेटली जो पावर फैक्टर है वो नियर टू यूनिटी जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से जो पावर प्लांट्स में जो जनरेटर्स कनेक्टेड है उनके ऊपर रिएक्टिव पावर का बर्डन कम होगा, क्योंकि अगर एल एन सी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो वो रिएक्टिव पावर की डिमांड करेंगे और जो कि सप्लाई होगी जनरेटर से। तो पावर फैक्टर नियर टू यूनिटी होने का एक ये और एडवांटेज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर फैक्टर एंड इट्स एडवांटेजेस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि एक अनकम्पनसेटेड नेटवर्क के अंदर किस तरीके से रिएक्टिव पावर का फ्लो होता है, और अगर उसे हमें कंपनसेट करना हो तो किस तरीके से हम उसे कंपनसेट करेंगे बाय कनेक्टिंग सम काइंड ऑफ कंपनसेटर्स इन इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।